कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र हुआ आराम शाह, जो कि बाद में शासक बना था। और आराम शाह जो है एक अयोग्य शासक था, जिसको कि हटा करके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो दामाद था और गुलाम भी था, इल्तुतमिश, वह शासन पर अधिकार कर लिया था। तो मतलब इसके बाद में इसका जो पुत्र था वो आराम शाह था, जो कि आराम शाह एक अयोग्य शासक था। और इतिहास में अयोग्य शासकों को याद नहीं रखा जाता है। तो मतलब अयोग्य शासक था, जिसकी की हत्या कर दी थी किसने? तो कुतुबुद्दीन के ही जो ऐबक के ही जो गुलाम थे, इल्तुतमिश द्वारा हत्या, और नेक्स्ट शासक के रूप में इल्तुतमिश जो है वो आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है कि आराम शाह को इल्तुतमिश ने कहाँ पे पराजित किया था? तो आराम शाह को उसने जर, दिल्ली में के निकट जर नामक स्थान है, वहां पर पराजित किया था। तो जड़ नियर दिल्ली में पराजित किया था। और ये जो संघर्ष था उसमें अलाउद्दीन, मतलब आपका जो आराम शाह था वो पराजित हुआ, और मात्र इसने 8 माह तक शासन किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो इल्तुतमिश, वही शासन पर आरूढ़ हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखें जो इसका जो दामाद था, इम्पोर्टेंट, इसका जो दामाद कहिए या कहिए गुलाम कहिए, वो इल्तुतमिश शासन पर आ गया। इल्तुतमिश शासन पर आ गया, जिसके विषय में अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश जो है वो इलबरी तुर्क जाति का था, यानी कि एक तो तुर्क था, उसमें भी इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क एक कहिए तो अच्छा क्वालिटी का तुर्क हुआ। हालांकि यह गुलाम था, लेकिन इलबरी तुर्क अच्छा वंश हुआ। बाद में जाकर के बलबन भी इसी वंश से बिलोंग करेगा। तो इल्तुतमिश जो इलबरी तुर्क जाति का था, इसी कारण से गुलाम वंश को इलबरी तुर्क वंश भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इल्तुतमिश का नाम अल्तमस आता है, तो अल्तमस और इल्तुतमिश एक ही है। तो यानी कि इसको पहला जो टाइटल हुआ, कहा जाता है गुलामों का गुलाम। मतलब ऐबक के गुलाम होने के कारण से इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। शासन पर आसीन होने से पहले ये एक इम्पोर्टेंट प्रांत था उसमें, बदायूं, उसका जो है प्रांतीय गवर्नर था। और ऐबक जो है इससे इतना खुश था कि इसने एक तो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था, और उस समय में उसको एक टाइटल दिया था, सर ए जहांदार। सर ए जहां कहिए या सर ए जहांदार कहिए, कहाँ कहाँ कहीं कहीं पे जहांदार आता है, तो हम लोग सर ए जहांदार का इम्पोर्टेंट पद भी दिया था। तो हम लोग कह लें कि जो है इल्तुतमिश जो है शासन पर आसीन होने से पहले बदायूं का प्रांतीय गवर्नर था। और इसने ऐबक ने इसे एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया था। क्या दिया था? इम्पोर्टेंट पोस्ट या कहिए या फिर उपाधि कहिए, सर ए जहांदार। और अपने जो पुत्री था उसका विवाह भी इसके साथ करवाया था। तो पुत्री का विवाह इससे करवाया, तो इम्पोर्टेंट हो गया, दामाद बना दिया। इल्तुतमिश जब शासन पर आसीन हुआ, तो शासन पर बैठते ही गौरी का जो दो पूर्व सेनापति था,
यल्दोज और कुबाचा। हम लोग देख चुके हैं कि जब गौरी छोड़कर गया भारत का साम्राज्य तो उसने अपने 4 गुलामों के बीच में भारत के साम्राज्य को बाँटा था। एक एक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद बख्तियार खिलजी था, उसके बाद यल्दोज था और कुबाचा था। तो यल्दोज और कुबाचा का जो है ना विद्रोह हो गया इसके समय में। शासन पर आरूढ़ होते ही यल्दोज और कुबाचा का विद्रोह हो गया, जिसे कि इल्तुतमिश ने जो है आसानी से दबा दिया था। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लें कि इसके शासन पर आरूढ़ शासन पर आसीन होते ही गौरी के 2 पूर्व सेनापति कहिए या गुलाम कह लीजिए, सेनापति या गुलाम के द्वारा विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? तो पहला तो यल्दोज और दूसरा जो है कुबाचा के द्वारा, और जिसे कि सफलतापूर्वक दबा दिया गया। सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया। ठीक। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें कि जैसे ही ये शासन पर आसीन होता है उस समय में इसकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। एक तो विद्रोह हो गया जिससे कि उसे दबाना पड़ा। दूसरा जो उस समय में मंगोलिया का एक आक्रमणकारी था चंगेज खां, वह जो है आपको सिंध प्रांत के पास आकर के खड़ा हो गया। और कारण था कि उस समय में जो चंगेज खां था वो ख्वारिज्म का एक शासक था जलाउद्दीन मंगबरनी। तो जलाउद्दीन मंगबरनी को का पीछा करते हुए वो जो है आ गया, और मंगबरनी जो है वो पंजाब की ओर भाग गया। तो पंजाब की ओर के रास्ते भारत आ गया। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश को एक खबर भेजी, संदेश भेजा कि जो है मंगबरनी की मदद नहीं करनी है और मंगबरनी को जो है मेरे हवाले कर दो। तभी इल्तुतमिश नया नया सुल्तान बना था, उसने अभी अपनी स्थिति को पुष्ट नहीं किया था। इसी कारण से उसने इसी में भलाई समझी कि चंगेज खां से पंगा नहीं लिया जाए। उसने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की और यह समस्या टल गया। मंगबरनी जो है अपने आप निकल करके भाग गया भारत से। तो चंगेज खां से उसका पीछा छूट गया। बाद में एक बार और चंगेज खां से उसका मतलब मुकाबला होता है। अंदेशा होता है कि वह जो है इल्तुतमिश के साथ उसका युद्ध हो जाएगा, क्योंकि चंगेज खां ने जो चीन जाने का रास्ता या कहिए मंगोल जाने का रास्ता जो है वो सोचा कि असम होते हुए हम लोग जो है मंगोलिया चले जाएंगे, लेकिन गर्मी बढ़ गया, इस कारण से उसका ये प्रोग्राम भी पोस्टपोन्ड हो गया। तो चंगेज खां का कहिए तो चंगेज खां के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण का खतरा हुआ वो इल्तुतमिश के सामने में एक चुनौती के रूप में आया। तो ये पॉइंट को हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं, क्योंकि जो है मतलब इल्तुतमिश के समय में इसके समय भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। और किसके नेतृत्व में यह मंगोल आक्रमण आया था? तो चंगेज खां के नेतृत्व में। और चंगेज खां को कहीं कहीं पर आपको जो उसका चाइनीज नाम मिलेगा तेमुचिन मिलेगा। तेमुचिन मतलब चंगेज खां ही है। उसका क्यों हुआ था यह? तो ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत में सिंधु नदी के तट पर पहुंचा।
अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट घटना है, इसका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1221 ईस्वी की घटना है ये। तो जो है लेकिन इल्तुतमिश के समझदारी के कारण यह संकट टल गया। अब यह संकट टल गया तो फिर से दूसरा संकट आया था, क्योंकि जो है वो पार करना चाहता था, सिंधु नदी को पार करके चंगेज खां जो है वो मंगोल लौटना चाहता था असम के रास्ते, लेकिन गर्मी बढ़ गई और ये मामला भी खतरा टल गया। तो मतलब कुल मिलाकर के कहें तो उसका जो था संकट टल गया। इल्तुतमिश जो है जैसे ही ये मामला टला, तैसे ही उसने समझ लिया कि जो है अब हमको अपना जो है प्रशासन और प्रशासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना होगा। और उसने जो है सेना की भर्ती प्रारंभ कर दी, प्रशिक्षण करवाना स्टार्ट कर दिया और सेना का जो केंद्रीकरण कर दिया। तो इस कारण से इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हम लोग देखें कि जो है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने जो है प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, सेना की भर्ती तथा प्रशिक्षण का केंद्रीकरण किया। इस कारण से उसका तो एक इंपॉर्टेंट चीज किया था कि अभी तक जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो लाहौर थी। इसने इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को कहाँ ला दिया? दिल्ली ला दिया। मतलब जो राजधानी अभी तक लाहौर थी वह अब दिल्ली आ गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट सुल्तान पद है उसकी स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि खलीफा उस समय में पूरे विश्व भर के मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाता था। इस कारण से इसने अपने पद की जो है स्वीकृति खलीफा से ले ली। खलीफा जो बगदाद का खलीफा था वो खुश होकर के इसको जो सुल्तान आजम का टाइटल दिया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा से ले ली थी। बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। और बगदाद का जो खलीफा था वो सुल्तान का तो पद की स्वीकृति दिया ही, साथ ही साथ इसको उपाधि दिया था सुल्तान आजम। तो मतलब उपाधि प्रदान किया था सुल्तान आजम। ठीक। उसके बाद जो है कहिए तो दिल्ली सल्तनत का सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत जो है वो बगदाद के खलीफा के अधीन जो दार उल इस्लाम करके एक तरह से कहिए तो किंगडम ऑफ खलीफा था, तो उसका जो दिल्ली सल्तनत एक भाग हो गया। तो मतलब इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत
अ, दार उल इस्लाम, दार उल इस्लाम मतलब इस्लामिक स्टेट कह लीजिए, दारुल इस्लाम का एक भाग हो गया। इसने अपनी राजनीतिक स्थिति तो अच्छा कर ही लिया था, साथ ही साथ जो इस्लाम का भी इनको आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद अपने उस समय में जो गुलाम थे, कहिए तो गुलाम सामंत थे, जिसको सरदार कहिए आप, वो वे जो है तुर्क से या ईरान के एरिया से यहाँ पर आकर के बस गए थे, जिसको खुश करना भी आवश्यक था और प्रशासन की सुदृढ़ता के लिए इसने उनका साथ लेना उचित समझा। तो प्रशासन की सुदृढ़ता के लिए जो है इल्तुतमिश जो है वो 40 गुलाम सामंतों का एक संगठन बनाया, जिसे कि तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, सिंपली चहलगानी कहा जाता है। तो देखें इसको, इसने इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सामंतों को जोड़कर एक संगठन बनाया जिसको कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, सिंपली हम लोग इसको चहलगानी भी कहते हैं, चहलगानी कहा जाता है। प्रशासन में इनका मदद लिया, साथ ही साथ खुद भी गुलाम थे, अपने गुलाम दोस्तों को जोड़ लिया। इससे क्या हुआ कि इनका संगठन मजबूत हो गया और ये एक भारत को एक मजबूत सत्ता देने के लिए अब तैयार हो गए। तो इल्तुतमिश के बारे में एक और फैक्ट देखते हैं हम लोग कि इल्तुतमिश जो था वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया था। तो इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि यह पहले तुर्क सुल्तान थे जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। और ये जो अरबी सिक्का था वो चांदी का सिक्का जो है वो टंका कहलाता है और तांबा का सिक्का को जीतल कहा जाता है। दो इंपॉर्टेंट हो गया, टंका जो चांदी का सिक्का था, चांदी कॉइन, और जीतल जो है तांबा का सिक्का था, तांबा कॉइन इंपॉर्टेंट हो गया। इल्तुतमिश के विषय में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इल्तुतमिश जो है प्रशासन में सुदृढ़ता लाने के लिए इक्ता प्रणाली को लागू किया था, भारत में इक्ता प्रणाली को लागू किया था। इक्ता को कुछ आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि भारत है उसको जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया और ये ब्लॉक्स का जो जमीन था वो सामंतों को दे दिया, वहां से आप लगान लगाइए, वहां पर से आप टैक्स वसूलिए और अपने पास में सेना रखिए और साथ ही साथ टैक्स यहाँ से वसूल कीजिए, अपने साथ में आर्मी रखिए और युद्ध के समय में ये आर्मी को भेजिए आप सुल्तान के सेवा के लिए और उस अपने जो कलेक्टेड टैक्स था उसमें से कुछ भाग को दीजिए। तो मतलब एक तरह से कहिए तो ये प्रशासनिक ढंग से बंटवारा करके इक्ता बना दिया था जिसका कि प्रमुख जो है इक्तेदार कहलाता था। तो हम लोग कह लें कि इल्तुतमिश का के प्रशासन इल्तुतमिश ने प्रशासन में इक्ता प्रणाली को लागू किया था और इक्ता प्रणाली क्या था? तो इक्ता प्रणाली जो है एक तरह से कहिए तो प्रशासनिक इकाई था, प्रशासनिक इकाई था जिसमें कि सामंत के पास में टैक्स वसूलने का अधिकार था सीमित क्षेत्र से और आर्मी रखना पड़ता था, उन्हें सेना रखना पड़ता था और युद्ध के समय में उसको भेजना होता था। ये एकता प्रणाली हो गया और इसका जो प्रमुख था वो इक्तेदार कहलाता था।
इक्तेदार जो था वो उसका प्रमुख था। कभी कहीं कहीं पर इक्तेदार को ही मुक्ति कहा जाता है या भुक्ति कहा जाता है, तो मुक्ति या भुक्ति कह लीजिए, वो इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे देखने से पहले ये देखें कि इल्तुतमिश जो है बिहार में भी अभियान किया था, क्योंकि बिहार के इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इल्तुतमिश का बिहार अभियान, इल्तुतमिश का बिहार अभियान इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश का जो बिहार अभियान है उसमें हम लोग देखें कि इल्तुतमिश जो है बिहार के ओर आया और बिहार शरीफ और बार वाला एरिया पर जो है अधिकार कर लिया था। तो इसने जो है इसने बिहार शरीफ तभी तक बिहार शरीफ काफी डेवलप हो गया था, क्योंकि बिहार शरीफ में सूफी मत भी जा चुका था और साथ ही साथ वहां पर जो है कुछ कुछ अफगान आकर के बस रहे थे, तो काफी इम्पोर्टेंट हो गया था। उस समय जो स्थानीय शासक वहां पर एक अफगान शासक ही था, एवाज, हिसामुद्दीन एवाज, उसको पराजित किया था उसने, इल्तुतमिश ने। तो इसने बिहार शरीफ तथा बाढ़, जो पटना का भाग है, बाढ़ पर कब्जा किया और वहां का जो स्थानीय शासक था, यहाँ के स्थानीय शासक हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और यहाँ पर अपना हिसामुद्दीन को पराजित करने के बाद अपना जो है सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। तो अपना सूबेदार नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी। मलिक जानी जो है काफी इंपॉर्टेंट शख्स है। सूबेदार उसने सूबेदार नियुक्त किया था, मतलब बिहार क्षेत्र में सूबेदार नियुक्त किया गया था मलिक जानी को। उसके बाद देखें हम लोग कि इल्तुतमिश जो है काफी न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने महल के सामने में संगमरमर के 2 शेर की मूर्ति स्थापित करवाई थी और जिसके गले में जो है वो घंटियां बांध दिया गया था और जिसको भी न्याय चाहिए होता था वो इस घंटी को बजाता था और न्याय की मांग कर सकता था। बाद में हम लोग देखेंगे कि रजिया सुल्तान भी जो है इस घंटे का प्रयोग की है जनता का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए। और इल्तुतमिश जो है सभी शहरों में एक तो काजी का पद बनाया था, काजी को नियुक्त किया था और अमीर ए दाद का एक जो न्यायिक अधिकारी था उसकी नियुक्ति की थी। तो इन सबको देख करके लगता है कि जो है ना इल्तुतमिश जो है वो न्यायप्रिय था। तो इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने घंटी लगे शेर की मूर्ति लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? तो न्याय की मांग हेतु। तो न्याय की मांग हेतु एक चीज करवाया था, घंटी लगे शेर की मूर्ति लगवाई थी। दूसरा इसने क्या किया था कि प्रत्येक शहर में काजी तथा अमीर दाद मतलब मदद, अमीर ए दाद की नियुक्ति की थी। तो इसको देख करके क्या लगता है कि इल्तुतमिश न्यायप्रिय था। इल्तुतमिश न्यायप्रिय था।
हम लोग देख चुके हैं इल्तुतमिश के बारे में कि जो है न्याय से संबंधित था। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो है इल्तुतमिश के विषय में निर्माण कार्य को भी देख लेते हैं। स्थापत्य, इम्पोर्टेंट स्थापत्य को हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट स्थापत्य जो इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। पहला स्थापत्य जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार शुरू किया गया था उसके काम को पूरा करवाया था। तो मतलब ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। इल्तुतमिश द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किए गए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था, पहला हो गया। उसके बाद कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने जो है अपना जो उसका पुत्र था नसरुद्दीन शाह, तो नसरुद्दीन शाह के याद में एक मकबरा बनवाया था दिल्ली में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इम्पोर्टेंट हो गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसके लिए? अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद कह लीजिए, नसरुद्दीन महमूद भी कहा जाता है या नसरुद्दीन शाह भी कहा जाता है। तो अपने पुत्र नसरुद्दीन शाह की याद में। बाद में देखेंगे इसका जो है ना 2 और पुत्र होगा जिसमें से कि एक की हत्या जो है मंगोल आक्रमण के दौरान कर दी जाएगी। तो ये हो गया। सुल्तानगढ़ी के मकबरे के बारे में जानिए कि ये भारत में निर्मित पहला मकबरा है। भारत में निर्मित पहला मकबरा है यह। उसके बाद इसने अपने लिए भी मकबरा बनवाया था, कुतुब मीनार के ही कैंपस में अपने लिए भी मकबरा बनवाया था। तो अपने लिए भी मकबरा बनवाया था। कहाँ पे? तो कुतुब मीनार कैंपस में। ठीक, कुतुब मीनार कैंपस में ही अपने लिए मकबरा बनवा लिया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट दिल्ली में जलाशय का निर्माण करवाया था इसने, जिसको कि हौज ए शमसी या हौज ए सुल्तानी जलाशय कहा जाता है। दिल्ली में इम्पोर्टेंट निर्माण करवाया था। तो कह लें कि हौज ए शमसी या इसको हौज ए सुल्तानी भी कहा जाता है। हौज ए सुल्तानी। दिल्ली में अभी एक हौज खास जगह है, वहां पर जो है हौज खास जगह इसी के नाम पर है। तो हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण करवाया था, कहां पर? दिल्ली में। इल्तुतमिश हालांकि अजमेर में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 ईस्वी में। और इल्तुतमिश जो है एक तरह से उसको भी फैक्ट को लिख लेते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 में।